अनगिनत मैसेजेस आते हुए, वी वांट दिस डॉक्यूमेंट बाय EOD. We want this document by EOD. Kindly respond at the earliest. जो कुछ लोग जो मेरी थोड़ी साख रखते थे वो कम से कम इतना लिख देते, काइंडली रिस्पॉन्ड एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस. लेकिन दिल्ली के सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे सिग्नल पर सुबह फिर से वैसे ही शुरू हुई. वही भीड़ भाड़, वही कभी ना खत्म होने वाली रेड लाइट जो लगता है कभी ग्रीन होगी ही नहीं, वही DTC की बस जिसके साइलेंसर से धुएं का गुबार उठकर सब्जी वाले की सब्जी पर ठहर जाता है. तेजी से काम की तरफ इधर उधर भागते हुए लोग, सड़क के कुत्ते जो इस आस में इधर उधर टहल रहे हैं कि आने जाने वाले कुछ ना कुछ शायद उन्हें खिला दें, और इलाके की लड़ाई भी लड़ रहे हैं अपनी. और चारों तरफ एक कशमकश सी है, एक रफ्तार मंदी सी है, एक क्लॉकवर्क की तरह सब कुछ चल रहा है. उसी मेट्रो स्टेशन के फुटपाथ पर उसकी दीवार के सामने एक चीथड़ों से बना हुआ तंबू, उसके आगे बैठी हुई एक बूढ़ी बंजारन, और उसके आगे कौड़ियों के भाव बिकने वाले प्लास्टिक के नकली गहनों का एक जखीरा जो ज्यों का त्यों न जाने कितने दिनों से पड़ा हुआ होगा. वो बंजारन वहां रोज मुझे दिखा करती थी, और उस सब के बीच में से मैं गुजरता हुआ जल्दी में 4 काम संभालता हुआ मेरे व्हाट्सएप के ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर अनगिनत मैसेजेस आते हुए, वी वांट दिस डॉक्यूमेंट बाय EOD. वी वांट दिस डॉक्यूमेंट बाय EOD. काइंडली रिस्पॉन्ड एट द अर्लीस्ट. जो कुछ लोग जो मेरी थोड़ी साख रखते थे वो कम से कम इतना लिख देते, काइंडली रिस्पॉन्ड एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस. लेकिन इससे ज्यादा रियायत नहीं थी मुझे ऑफिस में. मैं नया था, काम ढंग से आता नहीं था, तो गालियां खाना लाजमी था. और इसी वजह से जल्दी जल्दी मैं रोज सरिता विहार मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता रहता. रास्ते में वो बंजारन और उसका नकली गहनों का वो जखीरा भी मुझे दिखता, और हमेशा एक बात दिमाग में आती कि इतने दिनों से यहां से गुजर रहा हूं, लेकिन ये जखीरा छोटा नहीं होता. उस जखीरे के आसपास वो बुढ़िया, वो चीथड़े से बना हुआ तंबू, 2 अधनंगे खेलते हुए बच्चे और एक बंधी हुई बकरी को देखकर अक्सर ऐसा लगता था कि ये बंजारे और इनके पूर्वज इस इलाके में न जाने कितने सालों से घूम रहे होंगे, भटक रहे होंगे, लेकिन हमने यहाँ मिल्कियतें बना दी, बिल्डिंगें बना दी, रियासतें बना दी, तो अब ये इन शहरों में भटकने के लिए मजबूर हैं. और इसी तरह दिन पर दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने गुजरते रहे. मैं फिर एक दिन उस जखीरे के सामने से निकला, लेकिन इस बार कुछ अलग था. इस बार वहां पे वो बुढ़िया बंजारन नहीं बैठी थी, बल्कि एक खूबसूरत सी जवान सी एक लड़की वहां थी जो उस जखीरे के सामने उन गहनों को बेचने की कोशिश कर रही थी. वो उन लड़कियों की तरह नहीं थी, उन शहरी लड़कियों की तरह जिन्हें मैं अक्सर दफ्तर में या मेट्रो में जाते हुए देख लेता था. कभी गाइस देखता था सिर्फ मैं, ठीक है, हाँ, देख लेता था. लेकिन गांव देहात का एक अल्हड़पन, एक दमक थी उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर, बड़ी जो कि बहुत खूबसूरत थी. उसका वो खूबसूरत मटमैला रंग भी. और मैं उसे देखकर सोचता कि यहां हम सब गुलाम हैं शायद, सिवाय इसके. उसकी उस जिंदा दिली ने मेरा दिल जीत लिया था. और अक्सर जब मैं वहां से बार बार गुजरता तो कुछ वक्त को मेरे कदम 2 या 3 सेकंड के लिए ठहर जाते, और मैं उसकी तरफ देखता इस उम्मीद में कि कभी तो मेरी और उसकी नजरें चार होंगी. और एक दिन हुई भी. ये नजरें चार होने का सिलसिला 1 सेकंड से 2 सेकंड से 3 सेकंड, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ये भी बढ़ता गया. और ऐसा लगा कि हम दोनों एक दूसरे की खामोशी से एक दूसरे का परिचय शायद थोड़ा कर चुके हैं. हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे, मगर ये जानते थे कि कुछ तो है जो यहां पनप रहा है. इस कीचड़ में कोई तो कमल है जो खिल रहा है. और एक दिन मैं ऐसे ही चलता हुआ जा रहा था दोबारा ऑफिस की तरफ, तो उन 2 अधनंगे बच्चों में से एक अधनंगा बच्चा मेरे पैरों में आ टकराया. उसका छोटा भाई था शायद. उसने रोका, अरे तुम साहब को तंग क्यों कर रहे हो? वो बच्चा वापस गया. वो वहीं खड़ी हुई थी और मैंने उसकी आंखों में देखा. पहली बार उसकी आवाज सुनी, बड़ी मीठी आवाज थी, और उसे देख के बोला कि तुम मुझे
साहब मत बोला करो। जब मैंने उसे ये बात बोली तो वो शर्मा कर वापस अपने उन नकली गहनों के जखीरे के पास चली गई और कनखियों से मुझे देखने लगी। मैं मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसके अगले दिन और फिर कई दिनों तक हम इसी तरह खामोशी से एक दूसरे से मुलाकात करते रहते। मैं अक्सर उसके बारे में सोचता और ये भी सोचता कि कहने को तो क्या था हमारे बीच, 2 गज जमीन और कुछ हवा, लेकिन बहुत कुछ था हमारे बीच। जातिवाद, समाज, सोसाइटल क्लास, इकोनॉमिक क्लास, ये सब था हमारे बीच। और शायद हमारे अचेतन मस्तिष्कों को ये बात पता थी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें उसी तरीके से बड़ा किया गया होगा अपने अपने समाजों में। तो कभी हम उस दीवार को लांघ कर आगे आने की कोशिश नहीं करते, बस दूर से खड़े होकर एक दूसरे को मुस्कुराते रहते, ये सोच के कि अरे अगर एक बंजारन और एक वकील एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे तो ये जमाना क्या सोचेगा। और पहली बार मैं वो शख्स जो कि समाज के एक ऐसे तबके से आता था जिसने जातिवाद और उसकी कुरीतियों को सिर्फ किताबों में पढ़ा था, पहली बार सोचने लगा कि वाकई यार क्या बंदिश है ये, क्या समाज है ये, क्या 2 लोग जो सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते हैं क्या साथ नहीं रह सकते। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई। उसके बारे में मैं अक्सर सोचने लगा। एक दिन ऑफिस में हमने एक बहुत बड़ी डील क्लोज की और उस दिन जब मैं वापस जा रहा था मेट्रो की तरफ ट्रेन पकड़ने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, मैंने देखा कि वो गहनों का जखीरा अब तक भी कम नहीं हुआ है, कोई उसे खरीद नहीं रहा है। मैं ऑफिस गया, वहां हमने डील क्लोज की, ऑफिस की पार्टी थी, उसके बाद हम मैखाने चले गए और मैंने बहुत ज्यादा पी ली और मेरे जहन में उस लड़की की छवि बार बार आने लग गई। मैंने सोचा घर चलता हूं, कल उससे मैं बात कर ही रहूंगा। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा, रात हो चुकी थी काफी। सीढ़ियों से नशे में लड़खड़ाता हुआ उतरा और सामने देखा कि कुछ दूर पर, कुछ 100 मीटर पर एक लड़की खड़ी है, सूट वूट में सजी हुई, सूट सलवार में सजी हुई। उसके चेहरे को मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि देहात गांव की वो दमक, वो मनमोहकता, जैसे शहर के रूज, काजल और लिपस्टिक के पीछे से झांक रही हो। मैं सोचने लग गया। मैंने सोचा कि मैं उससे जाके कुछ कहूं, पर न जाने किन चीजों ने मुझे रोक लिया। उसने भी अचानक मेरी तरफ देखा और संकुचित सी हो गई। उसे नहीं उम्मीद थी कि मैं उस वक्त वहां आऊंगा, पर मैं सोच रहा था कि वो यहां क्या कर रही है, वो यहां क्यों है। मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा ही कि अचानक एक काली एसयूवी वहां पर आकर रुकी। उसका शीशा नीचे हुआ, शीशे से निकली एक नोटों की गड्डी बाहर। उसने वो नोटों की गड्डी अपने पास रख ली। उसे अपने सीने से लगाते हुए उसने फिर संकुचित भाव से मेरी ओर देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं क्यों मैं उसे रोक नहीं पाया और वो उस गाड़ी में बैठ गई। वो एसयूवी जाने लगी और जैसे ही वो चलने लगी, उसका नाम तो मुझे पता नहीं था, तो ए लड़की ओ लड़की कह के मैं उस एसयूवी के पीछे भागने लग गया नशे में। आंखों से मेरे आंसू छूटते रहे। मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं जा गिरा जमीन पर। मेरे हाथ घिस गए सड़क के कोलतार पर और मेरे हाथों से खून बहने लगा। वो जा चुकी थी, वो एसयूवी धूल का गुबार उड़ाते हुए। और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं उस गाड़ी के पीछे भाग रहा था तो क्या उसने पलटकर एक बार मुझे उन काले शीशों के पीछे देखा होगा? क्या सोचा होगा उसने कि कुछ देर अगर वो और इंतजार कर लेती या कुछ देर रुक जाती तो शायद हमारी मुलाकात हो सकती थी, शायद कुछ हो सकता था। नहीं, पर वो जा चुकी थी। मैं बहुत देर रात तक वहां बैठा रोता रहा, मगर सोचा कि कल मैं उससे सारा हिसाब लूंगा। अगले दिन सुबह पहुंचा, वही सिग्नल, वही सरिता विहार का सिग्नल, वही ट्रैफिक, वो सब, और उस फुटपाथ से गुजरते हुए देखा तो वो तंबू वहां से गायब था। वो गहनों का जखीरा भी वहां से गायब था। वो ना वो बुढ़िया, ना वो बच्चे, ना वो बंदी बकरी। उस दीवार पर सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का एक पोस्टर लगा था जिसमें प्रधानमंत्री यूं करके खड़े थे, पूरी दुनिया को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आमंत्रित करते हुए, शायद सिवाय मजलूम और गरीबों के। शहर की सफाई शुरू हो चुकी थी
और पूरा शहर लगता है साफ हो रहा था, वो मुझे फिर कभी नहीं दिखी। पर जिस दिन मैंने वो पोस्टर देखा था, अचानक से मेरे पैर में कोई प्लास्टिक की कोई चीज जैसे मेरे पैर में अड़ी हो। मैंने देखा कि वो जखीरा जो वहां से उखाड़ फेंका गया था, उठा के फेंक दिया गया था शायद उस तंबू की तरह, बिल्कुल उसका एक हिस्सा बच गया था। कौड़ियों का वो गहना जिसकी सुंदर नक्काशी, एक अंगूठी थी वो, मैंने उसे अपनी उंगली में पहन लिया और फिर अपने ऑफिस की ओर चल पड़ा। मैं अक्सर रात में सिगरेट पीने वहां उस जगह जाता हूं, इस उम्मीद में कि शायद वो मुझे फिर मिल जाए, लेकिन वो मुझे कभी नहीं दिखी। शायद कुछ सवालों के कोई जवाब नहीं होते। अब जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ चुका हूं, बहुत सारे नए मसाइल आ खड़े हुए हैं। वो अंगूठी हाथ से निकल के बस्ते की किसी जेब में चली गई है और मैं निकल पड़ा हूं नए सवालों की तलाश में। शुक्रिया।